चलो, आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का जो सेकंड और थर्ड लॉ है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है। उस रिजल्ट का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चलो तो पहले वन डायमेंशन के लिए देखते हैं। तो कोई एक बड़ा सा पाइप है। ओके, उस बड़े से पाइप को आप इस तरह से कट कर दो। ओके, जो बड़ा सा पाइप है उसको इस तरह से दो पार्ट में कट कर दो। अब क्या करना है, तो उसके अंदर दो बॉल तो हो गया मेरे पास। ओके, टेनिस के दो बॉल तो निकल ही जाएंगे। तो पहले फर्स्ट बॉल को थ्रो कीजिए, फिर सेकंड बॉल को थ्रो कीजिए। बट जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉल से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। ओके, दोनों बॉल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कोलिजन करेंगे। ओके, तो थोड़े टाइम बाद फर्स्ट और सेकंड बॉल कोलिजन हो जाएगा क्योंकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी फर्स्ट बॉल से। अब यहां पे देखना है, आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इंक्रीज्ड। जो पहला बॉल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी जो पहले बिफोर कोलिजन क्या था, सेकंड बॉल जो थ्रो किया उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। ओके, और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कम थी। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब यहां स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। यहां हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, यानी दो टेनिस बॉल एक मास के ही हो गए। वैसे दो टेनिस बॉल को आप पसंद कीजिए और फर्स्ट टेनिस बॉल को आप यूए जितनी वेलोसिटी से थ्रो करवाओ और सेकंड बॉल को आप यू बी जितनी वेलोसिटी से थ्रो करवाओ। बट सेकंड बॉल की वेलोसिटी यहां पर भी क्या करनी है, ज्यादा ही रखनी है। ओके, फर्स्ट बॉल से। अब थोड़े टाइम बाद वो कोलिजन करेंगे। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या देखने को मिलेगा आपको, जो पहला बॉल था उसकी वेलोसिटी जो बॉल बी है उतनी हो जाएगी और जो दूसरा बॉल था उसकी वेलोसिटी जो बॉल ए की वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, जो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी एक दूसरे की आफ्टर कोलिजन। बट कब स्पेशल केस लिया है कि मास दोनों बॉल का कैसा होना चाहिए, सेम। ओके, चलो इसी को हम मैथमेटिकली समझने की ट्राई करते हैं। ओके, इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बॉल ए लिया है, उसका मास कैसा है, एम है। अब यहाँ पे मास सेम नहीं लिया है क्योंकि जनरल थियरी बना रहा है इसलिए। ओके, तो उस बॉल का मास कितना है, एम ए जितना है, और उस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, यू ए जितनी है। चलो, बॉल बी उसका मास कितना है, एम बी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू बी जितनी है। ओके, तो इसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी ए से डिनोट करते हैं और दूसरे बॉल का मोमेंटम पी बी से डिनोट करते हैं। चलो, कोई टी टाइम के बाद दोनों के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। क्यों, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ओके, ये जो दूसरा बॉल है उसको हमने ए नाम दिया है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है बी से। सो कोई टाइम के बाद वो दोनों के बीच में कोलिजन होगा। ओके, कोलिजन दिखेगा आपको। तो उसके बाद क्या दिख रहा है, तो भाई इस दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, एम ए और एम बी। जो ये बॉल है उसका मास हो गया और एम ए बॉल की वेलोसिटी वी ए हो गई और एम बी बॉल की वेलोसिटी वी बी हो गई। अब यहां जो मोमेंटम मिल रहा है वो पी डैश पी ए डैश है और यहाँ पी बी डैश है। कोई चेंज हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन।
ओके, बट जब कोलिजन होता है दोनों के बीच उतने से टाइम पीरियड के लिए, ओके, सपोज वो टी जितना टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए कैसा होने वाला है, सेम ही रहने वाला है, तब बॉल ए बी पे कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने लिख लिया एफ ए बी, और एट द सेम टाइम बॉल बी है वो भी बॉल ए पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो एफ ए बी की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लास्ट में ही पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, फोर्स प्रोड्यूस इन अ पेयर, पेयर में ही फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो बॉल ए बॉल बी पे फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, ओके, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, वैसा नहीं है कि एफ ए बी ने लगा लिया बाद में अब बी की बारी है, ओके, सो जब एफ ए बी लग रहा है साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम बॉल बी आल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल ए एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय एफ बी ए, ओके, और उस फोर्स को हमने बताया एफ बी ए, और दोनों की डायरेक्शन हमने ऑपोजिट बता दी, ओके, तो एफ ए बी की वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन, इस तरह का इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है, ओके, तो ये एफ ए बी है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी, एफ ए बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। चलो, तो कितना चेंज हुआ, एम वी ए माइनस एम यू ए डिवाइड बाय टी, ओके, एम को कॉमन निकाल लो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टी, ओके। सिमिलरली फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, FBA is also as written as PF means final momentum minus initial momentum divided by T, ये इक्वेशन लिखी है। अब फाइनल मोमेंटम की जगह यह क्या लिखेंगे, MVB माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह MUB डिवाइड बाय T, ओके। चलो, तो M कॉमन निकाल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, VB माइनस UB डिवाइड बाय T, ओके। चलो, तो नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ओके, दोनों इसको पॉजिटिव लिया तो इस फोर्स को नेगेटिव लेना होगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आई है एफ बी ए पे। चलो, तो अब ये इक्वेशन रख देते, एफ ए बी की जगह ये लिख सकते हैं, एम वी ए माइनस एम यू ए डिवाइड बाई टी, ओके, तो वो लिख दिया, और एफ बी ए की जगह माइनस साइन बना दो, फिर ब्रैकेट में एफ बी ए की जगह ये लिख सकते हैं, एम वी बी माइनस एम यू बी डिवाइड बाय टी, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, टी टी कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, और माइनस साइन है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो माइनस एम वी बी माइनस माइनस प्लस एम यू बी, ओके। अब VB वाला टर्म साथ में कर दो, यू वाले टर्म को साथ में कर दो, सो एम वी ए प्लस एम वी बी इज इक्वल टू एम यू ए प्लस एम यू बी लिख सकते हैं। दो यहां हमें क्या दिख रहा है, देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ओके। तो फाइनल मोमेंटम दोनों का PF इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दोनों का PI, इस तरह से दिखा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ओके। इस लॉ को वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन, ओके। The total momentum of the two object is unchanged or conserved by collision. In other word, इस तरह से भी लिख सकते हैं, the total momentum of an isolated system, the total momentum of an isolated system of interacting particle is conserved.
ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एक और बार देख लेते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। इंटरेक्टिंग पार्टिकल मींस ये दोनों, ओके, पार्टिकल की बात करें तब। रेडी? एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल। कई बार देखते हैं कार जा रही है, ओके, अचानक से ब्रेक लग गई, पीछे से हेवी ड्यूटी वाला ट्रक आ रहा है, अब कार के पीछे से वो कोलाइड हो गया, तो सडनली कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओके, सडनली कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओके, बट पीछे वाली बस है उसको कुछ नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए कई बार देखते हैं कि भाई आगे जब पीछे से कोई कोलाइड होता है तो आगे वाले की वेलोसिटी इसलिए बढ़ जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चलो, तो ये बात की हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो, तो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ओके, बुलेट और गन का। बुलेट और गन का कॉमन एग्जांपल है। जब बुलेट गन के अंदर है, बिफोर फायर द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन इज 0। दोनों की वेलोसिटी कैसी है? 0 है, ओके। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज ऑल्सो 0, ओके। दोनों का इनिशियल मोमेंटम भी कैसा हो गया? 0 ही हो गया ना। गुड। चलो, तो अब क्या हो रहा है? बुलेट फायर हो रही है, यानी गन है वो फोर्स लगा रहा है यार, किस पे? बुलेट पे। वो फोर्स कितना एज्यूम किया हमने? F जितना एज्यूम किया। At the same time bullet is also apply force on the gun in opposite direction, okay, and which is denoted by minus F, which is denoted by minus F, okay। चलो, तो if the force on the bullet by the gun is F, the force on the gun by the bullet is minus F, ओके। चलो, तो अब क्या होता है? तो क्या भाई, द टू फोर्सेस एक्ट्स फॉर अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, और ये दोनों फोर्स कोई कॉमन इंटरवल डेल्टा टी जितना टाइम के लिए अप्लाई होगा, ओके। तो अब इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ बुलेट, चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ बुलेट इज गिवन बाय एफ डेल्टा टी, F delta t, okay, and change in a momentum of a gun, the change in a momentum of a gun is given by minus F delta t, okay। So initial momentum is 0 देखा था, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, okay। So final momentum must be 0, so final momentum भी कैसा होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो इस तरह से लिखना होगा, PF इज इक्वल टू चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि अभी देखा ना कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का, इसलिए तो बट बुलेट जितनी वेलोसिटी से जाएगी इतनी वेलोसिटी से गन पीछे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गन का मास ज्यादा है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना, तो सामने गन का मास ज्यादा है, किसकी कंपेयर में? बुलेट की कंपेयर में, ओके। बट वो पीछे तो आती है, इतनी सारी नहीं आती जितनी बुलेट जाती है, बट थोड़ी सी तो पीछे आती है, ओके। चलो, ये एक एग्जांपल लिया। अब जनरल फॉर्म में बात करते हैं इसी एग्जांपल को, ओके, वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं इन शॉर्ट। तो एफ ए बी को इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए मींस यहां पे एम वी ए लिखा है, माइनस एम यू ए लिखा है, ओके। ये लीनियर, वैसा एग्जांपल सोचा था ना कि लीनियर हो। अब 3 डायमेंशन के लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर साइन आ जाएगी,
फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए और ऑब्जेक्ट ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ओके, यहां पी डैश ए है। ओके, सो द फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, ऑब्जेक्ट बोलना है तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, डिवाइड बाय टी। एफ बी ए इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। द फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिवाइड बाय टी। फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दोनों को कंपेयर करवा दो। एफ ए बी की जगह इस तरह से लिख सकते हैं, अभी लिखा। ओके, पी डैश ए माइनस पी ए डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए की जगह ये लिख सकते हैं, पी डैश बी माइनस पी बी डिवाइड बाई टी, टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या, पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी डैश बी माइनस पी बी। अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, तो इस तरह का कुछ दिखेगा, पी डैश ए माइनस पी ए, वहां तो वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू, बट यहाँ पी डैश बी कैसा है, पॉजिटिव है तो वो माइनस हो जाएगा, और पी बी कैसा है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन, उसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दी। अब क्या करो, डैश वाले टर्म को एक साथ ले लो। ओके, सो पी डैश बी को यहाँ पे लेके जाओ और पी ए को उस तरफ लेके जाओ, तो इस तरह से लिख सकते हैं, पी डैश ए प्लस पी डैश बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके, चलो, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, देखो कंजर्व हो रहा है, वैसे इक्वेशन मिली हमें। तो कंक्लूजन में एक और बार देख लेते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज unchanged or conserved by collision. Okay, and in other word, the total momentum of an isolated system of interacting particle is conserved.